चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो 11 बज चुके हैं और आज हम लोग जो है एक बेहतरीन क्लास को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम अभी वर्तमान में बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम चल रहा है, उसका जब देखेंगे कि दो पाली का जो है एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। ठीक है, एक जो है आपका 7 तारीख वाले डेट का जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और दूसरा आपका जो है 11 तारीख वाले डेट जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। और दोनों क्वेश्चन को आप जो कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो 7 तारीख वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कंपैरिजन में जो 11 तारीख वाला जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो है कुछ लेवल जो है हद तक जो है ये ठीक था। ठीक है, 7 वाले कहीं कहीं जो आपका मॉडरेट क्वेश्चन दिया गया था, इससे जो है कुछ छात्र जो है परेशानी हो रहा था। ठीक है, चलिए, और उसी अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो है यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्लास को हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है अंतिम रिवीजन क्लास हो रहा है। ठीक है, ये अंतिम रिवीजन क्लास हो रहा है और लास्ट समय में वही सब क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, चलिए, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी का जो है एक बार कमेंट देख लेते हैं, सभी लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, सौरभ कुमार बिहार भागलपुर से जय श्री राम सभी को। ठीक है, पूजा कुमारी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सालू गुड मॉर्निंग, पिंकी गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग, राकेश जय हिंद भाई, नेहा जय हिंद सर, जय हिंद सभी को। ठीक है, लव इंडिया जय हिंद, चंद्रमोहन लव इंडिया, राकेश जय हिंद। ठीक है, भोला जय हिंद। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, एक बार जो है क्लास आप लोग थोड़ा शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, फटाफट से सभी लोग एक बार जो है क्लास को सभी शेयर कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, अक्षय गेम गुड मॉर्निंग सर, काजल कुमारी गुड मॉर्निंग, रोशन कुमार गुड मॉर्निंग, भोला कुमार गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो कमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पढ़ने में देर हो जाएगा, तो चलिए हम लोग जो है डायरेक्ट क्लास की ओर, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूँ, जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे और बेल आइकन प्रेस करके जो है जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब भी क्लास लाइव होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे। ठीक है, क्या कह रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, इसका जो प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है महात्मा गांधी थे। ठीक है, कौन थे, तो ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या है, ठीक है, इसका अभिप्राय है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसके तहत क्या होता था कि जो भी सांसद हैं हमारे देश के, ठीक है, जो भी सांसद, जो भी संसदीय क्षेत्र से जीत करके जाते हैं सांसद में, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या होता था कि एक जो है अपने संसदीय क्षेत्र का, ठीक, तो अपने संसदीय क्षेत्र का एक गांव जो है उसको आदर्श गांव बनाना है, उसको गोद लेना है। ठीक है, ताकि जो है इससे समाज में जो है एक अच्छे वातावरण हो, उस गांव का विकास हो। और पहले के तुलना में जो गांव जो है सबसे पिछड़ा जो है माना जाता था गांव को, और इसी के अकॉर्डिंग जो है इसको जो है योजना को जो लाया गया, ताकि जो है इससे हमारे गांव का धीरे धीरे विकास हो और जो है उसको देख रेख के बाद जो है ये अन्य गांवों का भी जो है विकास हो। ठीक है, इस कारण से जो है सांसद ग्राम योजना का जो है ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो है प्रेरणा स्रोत, ये जो है किसका देन था, ये किसकी सोच थी, ये जो हमारे महात्मा गांधी की सोच थी। ठीक है, किसका था, महात्मा गांधी, यानी कि ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा नंबर देखेंगे। ठीक है, चलिए, दूसरा नंबर देखेंगे कि भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण जो है ये माना जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण जो है ये किसे माना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपके जो है नेहरू युग को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, नेहरू युग को जो है ये माना जाता है।
चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग बढ़ेंगे, 3 नंबर का देखेंगे। तो प्रियंका कहना कि सर क्लास बंद था 2 या 3 दिन से, नहीं 2 या 3 दिन नहीं, 1 दिन क्लास बंद हुआ है जिसमें मेरी तबीयत खराब हो गया था, ठीक है। इसके कारण से जो है क्लास को उस दिन नहीं करा पाए थे, ठीक है। और कंटिन्यू आपका क्लास चल रहा है, किसी भी जो है दिन क्लास आपका बंद नहीं है। चलिए फटाफट से सभी लोग देखिए, तीसरा नंबर देखेंगे कि तीसरा नंबर देखिए, कह रहा कि सांसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में जो है ये रखा गया था, ठीक है। लोकपाल विधेयक पूछा जा रहा है कि कौन से लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपके चौथी लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था, ठीक है। किसमें, तो लोकपाल विधेयक को चौथी लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था, तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए कि आज का क्लास जो है ये टोटल मैराथन क्लास चलने वाला है, ठीक है। मैराथन क्लास होगा, टोटल आपका जो है 100 क्वेश्चन रहने वाला। तो क्लास को हम लोग जो है थोड़ा स्पीड में खींचते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा स्लो करेंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग स्पीड में खींचते हैं। 100 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपको जो है देखना, ध्यान देना, और सभी क्वेश्चन आपका जितने भी हैं सभी एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। सभी टोटल क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी से ही टोटल आपका जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें कुछ इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कुछ जो है मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो छात्र जो भी यहाँ क्वेश्चन को बताते हैं, यानी कि एग्जाम हॉल से निकलने के बाद, तो उनको जो क्वेश्चन ईजी होता है, जो याद रहता है, वही क्वेश्चन बता पाते हैं। लेकिन जो मॉडरेट क्वेश्चन है, जो थोड़ा हार्ड होता है, उसको जो है याद उनके पास नहीं रहता है, इस कारण से जो है वो सब सारे क्वेश्चन जो है ये नहीं होता। चलिए तो बातें बहुत सारा हो गया, अब हम लोग क्लास को फास्ट खींचते हैं। चलिए 4 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि स्थगन, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि कोई भी स्थगन किया जाता है तो इसमें से कितने सदस्य के समर्थन की आवश्यकता है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो 50 जो है सदस्यों की आवश्यकता होगी, ठीक है। कितने, तो 50 क्वेश्चन जो है सदस्यों की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग बढ़ेंगे, 5 का देखेंगे। भारतीय न्यायिक प्रणाली में जो है रीट हैबियस कॉर्पस का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में जो रीट जो जारी होता है, जिसमें आपका जो है हैबियस कॉर्पस का जो है शाब्दिक अर्थ पूछा गया, इसमें शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपको बंदी प्रत्यक्षण का जो है अधिकार प्राप्त होगा, ये आपका जो है ये शाब्दिक अर्थ होता है। तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बोलेंगे, 6 नंबर का देखेंगे। 6 नंबर में देखिए पूछा जा रहा है कि अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में कौन शामिल थे। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया, सर तेग बहादुर सप्रू, के.एम. पन्नीकर, जस्टिस फजल अली और जो है हृदयनाथ कुजरू, ठीक है। इनमें से देखिए क्या कह रहा है कि नीचे कूट दिए गए प्रयोग का सही उत्तर कर जो है इसमें जो है इसमें चयन कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे आप लोग कि अगस्त 1953 में भारत सरकार के द्वारा गठित जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है सदस्य को बताना है, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य इनमें से कौन कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसमें सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर और आपका जो है 4 नंबर, ठीक है। यानी कि जस्टिस फजल अली, के.एम. पन्नीकर और जो हृदयनाथ कुंजरू जो थे ये राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है ये सदस्य थे, ठीक है। बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हैं ताकि सारा क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाए और एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। प्राचीनतम पर्वत श्रेणी के बारे में जो है लगातार जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे प्राचीनतम पर्वत पूछा जा रहा है श्रेणी, ठीक है। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है अरावली जो है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अरावली जो है ये पर्वत श्रेणी जो है सबसे प्राचीनतम हो जाएगा। चलिए चलिए थोड़ा इशू हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट 8 नंबर का सवाल देखिए आप लोग, पूछा जा रहा कि पश्चिमी भारत के दक्षिणी पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में, ठीक है, ये आपको जो है अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये काली मिट्टी जो आपका जो है ये पाई जाती है। ठीक है, तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 9 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा कि मानसून, ठीक है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है। ठीक है, जिस समय मानसून प्रत्यावर्तन होता है, ठीक है, वो पूछा जा रहा है कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ध्यान देंगे आप लोग, ये आपका जो है ये ठंडी पछुआ हवा और उत्तरी हवा का जो है ये प्रभाव रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन को समझा रहे हैं। ठीक है, इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप देखेंगे ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 का पूछ रहे हैं कि 8 का क्या होगा। ठीक है, 8 का देखेंगे ये आपका काली मिट्टी होगा। क्या होगा, काली मिट्टी होगा 8 का। चलिए नेक्स्ट 10 का देखेंगे हम लोग, पूछा जा रहा है कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। ठीक है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। तो इनमें से देखेंगे कि यहाँ पहला कथन कह रहा है कि यह जो है गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। दूसरा कथन है कि यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, इनमें से यहाँ कूट दिया गया, कूट में से आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ देखेंगे ये आपका जो है सी नंबर हो जाएगा, 1 और जो आपका 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे, 11 पूछा जा रहा है कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। और ये कथन का जो है क्वेश्चन आपको जो है ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कथन निष्कर्ष जो भी सवाल है ये आपका एग्जाम में पूछा ही जा रहा, मैं पहले से भी क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जो रहेगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग जो है ये ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। दूसरा कथन है कि उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को जो है बढ़ावा दिया। तीसरा कथन कह रहा है उन्होंने प्राकृतिक भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया। ठीक है, तो कूट में देखेंगे कि यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा। कूट के हिसाब से आपका जो है ये देखेंगे ये डी नंबर होगा, 1, 2 और 3 जो है ये आपका जो है सही है, 1, 2 और 3। ठीक है, यानी कि तीनों सही है, आपका जो है कथन तीनों सही है। ठीक है, तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, ये आपका जो है सातवाहन शासकों के संदर्भ में कहा जा रहा है, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, किसके संदर्भ में, तो सातवाहन शासक जो थे इनके संदर्भ में ये सब घटनाएं हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 12 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक है। ठीक है, किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक है। ठीक है, इनमें देखेंगे तो ये धान्य कटक जो कौन से प्राचीन स्तूप का नाम है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है अमरावती का स्तूप का जो है ये धान्य कटक नाम है। इसको जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि स्तूप से भी जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी पीडीएफ आपको दिए हैं सभी पीडीएफ का आप लोग जो है रिवीजन कीजिए। ठीक है, सभी पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में जो है ये दिया जाता है। ठीक है, पेड ग्रुप में सभी पीडीएफ को दिया जाता है। यदि आप लोग पेड ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो फटाफट से इस नंबर को आप लोग जो है नोट करेंगे, 62 035 40 262। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर को आप लोग नोट डाउन करेंगे। और पीडीएफ के लिए पहले जो आपको 99 रुपया पेमेंट करना होता था, लेकिन अब ये जो है अब 99 नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए अब मात्र जो है 41 रुपया आपको जो है पेमेंट करना है। ठीक है, मात्र 41 रुपया पेमेंट करना है और टोटल पीडीएफ आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए
इस नंबर पर आप जो क्लास खत्म होने के बाद जो है इस पर जो है आपको इंक्वायरी करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो है अभी ही जो है मैसेज और कॉल करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। जब क्लास खत्म हो जाए तब आप लोग जो है इंक्वायरी करेंगे और मात्र 41 रुपया पेमेंट करके आप लोग टोटल पीडीएफ को अचीव कर सकते हैं, जिसमें जहां आपको जो है हिंदी का टोटल पीडीएफ मिलेगा, इंग्लिश का टोटल पीडीएफ मिलेगा, आपको इंग्लिश का भी मिलेगा, साथ ही साथ मैथ का भी टोटल पीडीएफ मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको जीके जीएस का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना। और इसका प्रूफ जो है आपके 7 और 11 तारीख वाले डेट में जो भी एग्जाम हुआ है उसमें आपका प्रूफ है। उस पीडीएफ से आप देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन उस पीडीएफ से आया है, ठीक है। इसलिए यदि आपने अभी तक भी नहीं लिया है तो सबसे पहले इस पर जो है इंक्वायरी करके सारे पीडीएफ को ले लेंगे। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 13 नंबर का देखेंगे कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में पूछा जा रहा है कि कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से देखेंगे। ये आपका जो है 24 बार जो है ये कृषि का उल्लेख हुआ है, ठीक है। कितनी बार हुआ है? 24 बार जो है ये कृषि का उल्लेख हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे, मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्य करता था, ठीक है। मौर्य काल में पूछा जा रहा है, जिस समय मौर्य का शासन था तो मौर्य के शासन काल में जो है आपके छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्य करता था, यानी कि न्यायिक प्राधिकरण के अंतर्गत, यानी कि जो न्याय दिलाता था फैसला करने के लिए, ठीक है, ये कौन सा कार्य करता था, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका ग्राम सभा जो है ये कार्य करता था, ठीक है। कौन करता था? तो ग्राम सभा। तो गांव में पंचायत में जो छोटे स्तर क्या है, तो प्रशासन के छोटे स्तर आपका जो है ये ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होता था और ग्राम सभा में पंच के मौजूदगी में, ठीक है, पंच के मौजूदगी में, पंच मतलब क्या होता था, 5 जो है गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाया जाता था और उनका जो है फैसला जो है सर्वमान्य माना जाता था। यही जो आपका जो है ये ग्राम सभा का जो है ये मुख्य कारण है, ठीक है। ये धीरे छोटे छोटे आप लोग जो है सभी फैक्ट को समझते चलेंगे ताकि जो है क्वेश्चन यही क्लियर हो जाए और एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किसी चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग। कह रहा है कि किस चीनी यात्री ने, कौन से ऐसे चीनी यात्री था जिन्होंने गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल जिसमें गुप्त का शासन काल था, गुप्त वंश का, तो गुप्त वंश के शासन काल में कौड़ियों के माध्यम से जो है, ठीक है, कौड़ी जो अभी देख रहे होंगे चित्ती कौड़ी होता है, कौड़ी जो है आपका एक कौड़ी एक जैसे कि आप घेंघा देखते होंगे तो घेंघा के आकार का ही एक जो है कौड़ी होता है, ठीक है। कौड़ी इस टाइप का होता है, ठीक है, घेंघा के आकार का ही एक कौड़ी होता है। तो ये कौड़ियों के माध्यम से जो है वस्तु विनिमय का जो है प्रचलन वर्णित था। वस्तु विनिमय से समझेंगे आप लोग कि यदि कोई भी सामान आपको खरीदना होता था तो ये जो है कौड़ी दिया जाता था। और कहावत में आप लोग सुने होंगे कि फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। फूटी कौड़ी का मतलब यह है, ये जो कौड़ी जो फूट जाता था, ठीक है, इसका भी जो है दाम लगता था। ये जो कौड़ी जो फूटने के कारण इसका दाम कम हो जाता था, ठीक है। तो वही होता था कि जो है ये फूटी कौड़ी और कौड़ी, ठीक है। तो कौड़ी और फूटी कौड़ी से आप लोग जो है समझ गए होंगे कि किससे होता था। इससे जो है वस्तु का विनिमय होता था, यानी कि खरीद बिक्री में जिस तरह से आज हम लोग जो है पैसे का लेन देन करते हैं, मुद्रा का लेन देन करते हैं, तो उस समय क्या था, तो कौड़ी था, ठीक है। इससे जो है विनिमय का जो है प्रचलन को वर्णित किया है। कौन से चीनी यात्री ने वर्णित किया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से देखेंगे, ठीक है। तो आपका फटाफट से यहाँ देखेंगे कि इसमें जो है ये फाहियान ने जो है इसका वर्णन किया है। किसने किया है, तो फाहियान का जो है वर्णन इन्होंने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से जो विनिमय का वर्णन किया है। तो आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे तो गुप्त वंश। भाई मेरे अभी कॉल नहीं करना है, ठीक है, आप लोग अभी ही कॉल कर देते हो, जब क्लास खत्म हो जाए तो आप लोग जो है कॉल करके इंक्वायरी करेंगे, ठीक है। अभी क्लास आपका लाइव है, क्लास कर लीजिए, इसके बाद कॉल करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक जो है निम्नलिखित में से कौन सा था, ठीक है। क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक जो है निम्नलिखित में से कौन सा था। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है वीरसेन थे, ठीक है। कौन थे, वीरसेन आपका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में
महाबलाधिकृत, ठीक है, महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित थे? गुप्त काल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, सभी जो है क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखेंगे और सभी क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर आपको जो है समझा रहे हैं। गुप्त काल में महाबलाधिकृत का जो है पदाधिकारी ये किस विभाग से संबंधित था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है सेना का सेनापति से जो है ये संबंधित था, ठीक है। किससे? सेना का सेनापति से जो है ये संबंधित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे। 18 में दिया गया है कि सूची ए को सूची 2 से सुलेमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर जो है ये चुनिए, ठीक है। चलिए इसको देखना है तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपका कूट दिया गया है, एक तरफ जो आपका विद्रोही नेता दिया गया है और दूसरा जो है विद्रोह का केंद्र दिया गया है। कौन से विद्रोही नेता का जो है संबंध ये जो आपका कहाँ से है, ठीक है। चलिए यहां देखेंगे 18 का देखिए आप लोग, तो पूछा जा रहा है कि यहाँ जो है बहादुर शाह द्वितीय का संबंध जो है ये किससे हो जाएगा? ये जो है कहाँ से विद्रोह से है? ये आपका जो है दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि बिरजिस कादिर का संबंध, ठीक है, बिरजिस कादिर ये आपका लखनऊ से हो जाएगा। इसके बाद बीर कुंवर सिंह का जो है संबंध, ठीक है, यहाँ कहाँ से हो जाएगा? ये आपका जो है जगदीशपुर से हो जाएगा। जगदीशपुर यानी कि आरा और ये बिहार, ठीक है, जगदीशपुर आरा में है, ठीक है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद लियाकत अली का जो है संबंध ये आपका जो है इलाहाबाद से हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से मिलान के लिए आपका क्वेश्चन जो है ये 2 से 3 क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इस तरह इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे। 19 का देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे, ठीक है। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे ये बताना है आपको। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है बसावन हो जाएगा। बसावन जो है ये जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी। ये जो है ये कहाँ हुई थी, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी सहायता से, ठीक है, फ्रांस के सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक जो है शस्त्रागार से मतलब है, समझेंगे आप लोग, कि जहाँ जो है अस्त्र शस्त्र को, जो सरकारी अस्त्र शस्त्र होता है उसको रखा जाता है, उसको जो है शस्त्रागार कहते हैं, ठीक है। गोला बारूद बंदूक राइफल जो भी रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो शस्त्रागार कहते हैं। इसकी स्थापना कहाँ हुई? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है डिंडीगुल में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? डिंडीगुल आपका जो है ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जेवीपी आयोग में निम्न में से कौन जो है ये शामिल नहीं था? जेवीपी आयोग में जो है कौन शामिल नहीं था? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो राजेंद्र प्रसाद जो है ये शामिल नहीं थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे। 22 का यहाँ दिया गया है कि इलाहाबाद के संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य जो है भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, ठीक है। ये कौन थे आपको बताना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके जो है जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू आपका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे। 23 के बारे में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ये जो है क्या मानना था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो अहिंसा था, ठीक है। क्या था उनका? तो अहिंसा था। तो सी डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कलकत्ता, मद्रास, मुंबई एवं में जो है उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप लोग। पूछा जा रहा है कि कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में। तो बंबई में ये तीनों जगह जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, ठीक है। तो ये उच्च न्यायालय स्थापना के समय में वायसराय जो है कौन थे और किस वायसराय के कार्यकाल में ये जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आपको जो है
पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देना है। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ठीक है, ये तीनों जो आपके उच्च न्यायालय हुए थे, ये स्थापना ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग पढ़ेंगे 25 का देखेंगे। इलाहाबाद की संधि के बाद, ठीक है, इलाहाबाद संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान आपको जो है ये मोहम्मद रजा खान को बनाया था, ठीक है। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को जो है ये बनाया था। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए पढ़ेंगे 26 का देखेंगे। यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी जो है फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई भी गोलीय दर्पण को यदि द्रव में, द्रव क्या मतलब है, या तो पानी में या जो है तेल में, ये किसी में भी जो यदि डुबाया जाए तो डुबाने के बाद जो कह रहा है कि उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी फोकस दूरी पर जो आपका ये जो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, उसकी फोकस दूरी जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि अति चालक का लक्षण क्या है, ठीक है। और अति चालक से भी आपका जो है ये 11 तारीख वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन को देख लेंगे, 11 तारीख वाले में जो अति चालक से संबंधित जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अति चालक का जो लक्षण क्या होता है? तो अति चालक का जो है ये शून्य परागम्यता होता है, ठीक है। यानी कि अति चालक का जो है प्रतिरोध होता है ये शून्य होता है, ठीक है। क्या होता है? शून्य होता है आपका जो है ये जो है आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे 28 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि धुआं जो है किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, ठीक है। धुआं के बारे में आपको बताना है कि धुआं जो है ये कैसा आपका कौन से विलयन का उदाहरण। चलिए इसको थोड़ा स्किप करके चलते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए आप लोग 29 का देखेंगे। निम्न में से कौन सा जो है एक कोशिकीय हरित शैवाल है, ठीक है। इसको ध्यान देंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा एक जो है कोशिकीय हरित शैवाल है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से देखेंगे आप लोग। ये जो है क्लेमाइडोसोमोनस हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे 30 का देखेंगे आप लोग, ठीक है। 30 का ध्यान देंगे। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसे जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर आपका जो है ये बायोफाइटस हो जाएगा, ठीक है। कि बायोफाइटस हो जाएगा। तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग पढ़ेंगे 31 का देखेंगे। इनमें से कौन सा जो है जीव, ठीक है, इनमें से कौन सा जीव जो है ये परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है, ठीक है। ये परजीवी को दर्शाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है ये अमरबेल हो जाएगा, ठीक है। अमरबेल कौन सा जो है जीव ये परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो अमरबेल हो जाएगा। अमरबेल से समझेंगे आप लोग कि जैसे देखेंगे कि कोई भी यदि वृक्ष है उसके ऊपर जो पतली पतली झाड़ियों के रूप में जो है लिपटा रहता है, उस पर पूरे झाड़ी में लिपटा रहता है, उसको जो क्या कहते हैं? तो अमरबेल कहते हैं। ये जो है परजीवी पोषक का युक्ति है, यानी कि एक दूसरे के जो है ये आश्रित होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम बढ़ेंगे 32 का देखेंगे। निम्न में से कौन सा द्विलिंगीय पुष्प है? इनमें से बताना आपको। द्विलिंगीय पुष्प आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जो गुलहड़ एवं सरसों हो जाए। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे 33 का देखेंगे कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण ये किसके द्वारा होता है? यकृत में यूरिया का संश्लेषण आपका जो है ये ऑर्निथियन चक्र द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा? तो ऑर्निथन चक्र के द्वारा जो है ये होता है। तो आपका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग पढ़ेंगे 34 का देखेंगे। मानव के निम्न अंगों में कौन सा एक जो है प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? तो आपको फटाफट से बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है मस्तिष्क हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे 35 का देखिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जो है अवरोधक का कार्य करती है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपके जो है शरीर की ऊष्मा का क्षय करता है, ठीक है। किसका करता है? शरीर की ऊष्मा का क्षय, यानी कि बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 36 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? तो नाइट्रोजनी आहार आपका क्या होगा? ये जो है प्रोटीन हो जाएगा, नाइट्रोजनी आहार, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रोटीन आपका जो है ये नाइट्रोजनी आहार हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए हम लोग बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे। 37 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से एक जो है यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार जो है ये समान होते हैं। ठीक है, फटाफट आपको देखना है इनमें से दोनों जो है किसका भार जो है आणविक भार समान होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है NaCl का होगा, यानी कि डी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के में बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। ठीक है, श्वेत फास्फोरस जो होता है ये अंधेरे में जो आपको जो है चमकदार दिखेगा, तो ये जो है किसके कारण से होता है, ये आपका जो है मंद ऑक्सीकरण के कारण से होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण की दर इसमें सबसे कम होता है, इस कारण से जो है ये अंधेरे में दीप्त होता है, यानी कि वो चमकीला आपको जो है ये दिखाई देगा, चमकदार दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए पढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि एक जो है ब्रीडर रिएक्टर हुआ है। ठीक है, एक ब्रीडर रिएक्टर के बारे में आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का जो उत्पादन करते हैं, तो आपका जो है ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे। पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसने जो है वर्ष 1924 ईस्वी में बाइकॉम सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। तो बाइकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, तो आपका जो है ये केपी के मैनन ने किया था। ठीक है, किसने, केपी मैनन भी इसके नाम से जाना जाता है, तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 41 का देखें कि महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे। ठीक है, महाभारत का जो है तमिल में अनुवाद किसने किया था। ठीक है, तो महाभारत का तमिल में अनुवाद जो है ये आपके पेरुन देवनार ने किया था। ठीक है, किसने किया था, तो पेरुन देवनार ने जो है महाभारत का तमिल में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए हम लोग बढ़ेंगे। 42 का देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक है, कुरल के लेखक आपको बताना है, तो कुरल का लेखक जो इनमें कौन है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका तिरुवल्लुवर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपके कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, कोलकाता आपका हो जाएगा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 44 का देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, ठीक है, जिसको INS डॉक भी जो है ये कहा जाता है, जो है कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपके जो है नई दिल्ली में जो है ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। डरबी शब्द का निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, डरबी शब्द पूछा जा रहा है कि डरबी शब्द का जो है संबंध कौन से खेल से संबंधित है, ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो घुड़दौड़ से संबंधित है। ठीक है, डरबी शब्द ये घुड़दौड़ से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 46 का देखिए, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो शिक्षा की जो है ये 10+2+3, ठीक है, तो इसका प्रणाली का जो है ये प्रस्तुत किसने किया था, ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है कोठारी कमीशन ने किया था। ठीक है, कोठारी कमीशन 10+2+3 से समझेंगे कि 10 तो हो गया आपका 10वां, 10वीं के बाद आपका जो है 12वीं, और 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन किया जाता था, ये आपका जो है प्रणाली ये कोठारी कमीशन का आयोग था। ठीक है, किसका था, कोठारी कमीशन का आयोग, यानी कि डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वीं 12वीं और जो है ये आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, ये आपका जो है कोठारी कमीशन का जो है आयोग था, जिसका जो है ये प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग पढ़ेंगे। 47 का देखिए, 47 में देखेंगे, पूछा जाए कि निम्नलिखित सूची का जो है मिलान कीजिए। ठीक है, पहला है नीति, दूसरा है वर्ष, कौन से नीति कौन से वर्ष में जो है ये लागू हुआ था, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए आप लोग, ये जो है आपका राष्ट्रीय वन नीति का जो है इसका जो है आरंभ कब हुआ था, ये आपका जो 1988 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये राष्ट्रीय विद्युत नीति का, राष्ट्रीय विद्युत नीति जो आपका 2005 में हुआ था। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय खनिज नीति आपका जो है ये 2008 में, और जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आपका जो है ये 2000 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। अड़तालीस का देखेंगे आप लोग। 48 में देखिए कि निम्नलिखित में से
कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक सुधार का अंग नहीं है? ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ देखिए आप लोग, तो ये जो है केंद्रीकरण का जो है ये आर्थिक सुधार का अंग नहीं है। ठीक है, क्या है? तो आर्थिक सुधार का जो है केंद्रीकरण आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के नंबर पढ़ेंगे 49 का, देखेंगे कि गिफिन वस्तुओं के लिए मांग जो है वक्र होता है। ठीक है, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है। ये क्या होता है? ये आपका जो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ जो है ये होता है। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के नंबर पढ़ेंगे 50 का, देखेंगे कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? ये आपका जो है ये खाद्य पूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के होगा, यानी कि बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। एक सेशन को हम लोग क्लियर कर दिए हैं, अब नए सेशन की ओर हम लोग फिर से चलते हैं। अब एक से फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे सेशन को। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप लोग, पहला का जो है कर रहा है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता। ठीक है, क्या कर रहा है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। ये जो है कथन किसका है? ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके जो है महात्मा गांधी के कथन है। ठीक है, महात्मा गांधी के कथन क्या था कि ये जो है जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, और जिनके पास संपत्ति नहीं है बल्कि उसके पास चरित्र है और जो है संपत्ति और शिक्षा नहीं है लेकिन उसके पास चरित्र है, तो क्या वो जो है वोट नहीं दे सकता है? तो ये जो कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 2 नंबर देखेंगे, सर्वप्रथम संसदात्मक जो है सरकार किस देश में प्रारंभ हुई? ठीक है, क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम संसदात्मक जो है सरकार, यानी कि सांसद द्वारा जो सरकार चलती है, इसका जो है किस देश में आरंभ हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके जो है ये ब्रिटेन में हुए। ठीक है, कहाँ हुए? तो ब्रिटेन में हुए। सबसे पहले सांसद द्वारा जो है सरकार का चलन में आया, तो ये आपका जो है पहला ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे, निम्न में से किसने जो है ये किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आप देखेंगे, ये जो है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति जो है करना, ये आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 4 का देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में सांसद संशोधन जो है ये कर सकती है। ठीक है, तो सांसद जो है ये आधिकारिक भाषा से जुड़े जो प्रावधान को कब संशोधन कर सकती है? ठीक है, तो जो है एक आधिकारिक भाषा से जुड़े जो प्रावधान को संसद कब जो है संशोधन कर सकती है, किस परिस्थिति में? तो ये आपको जो है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा जो है इसको कर सकती है। ठीक है, कैसे कर सकती है? तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा जो है कोई भी आधिकारिक भाषा है उसको जो है प्रावधानों में संशोधन कर सकता है। कौन कर सकता है? तो ये जो है भारतीय संविधान कर सकता है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा। ठीक है, यहाँ संविधान नहीं होगा, ये संसदीय क्षेत्र द्वारा जो है ये कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 5 का देखिए आप लोग। ठीक है, 5 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए जो है निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आप लोग देखेंगे कि उपयुक्त जो है सभी हो जाएगा। ठीक है, समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, ठीक है, और गांधीवादी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ये उपयुक्त में से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे। 6 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो अनुच्छेद 14 आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग सॉरी यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, ये निम्नलिखित भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण किसको कहा जाता है? यहाँ कूट में देखेंगे आप लोग। ठीक है, कूट में देखिए आप लोग 1, 2 और 3 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, तीनों को जो है ये त्रिकोण जो है ये कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो त्रिकोण अनुच्छेद कहा जाता है। कौन कौन? अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को और अनुच्छेद 21 को कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों होगा तो थोड़ा ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये आपका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे आप लोग। पूछा जाए कि एक वास्तविक गैस जो है ये किसमें एक आदर्श गैस के रूप में जो है ये क्रिया कर सकती है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपका निम्न दाब और उच्च दाब में क्रिया कर सकती है, तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे आप लोग। 8 का देखिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि सूची ए को सूची 2 के साथ जो है सुलिमित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही जवाब का जो है ये चयन कीजिए। तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, इनमें से आपको जो है तो लिथुआनिया का संबंध जो है ये किससे हो जाएगा? तो लिथुआनिया इसका राजधानी है। ठीक है, पहला सूची में आपको जो है राज्य दिया गया है। ठीक है, दूसरा में आपका जो है ये जो आपका राजधानी हो जाएगा। ठीक है, पहला राज्य और दूसरा राजधानी होगा, इनको जो आपको करना है। ठीक है, तो पहले लिथुआनिया का जो है ये संबंध ये कहाँ से होगा? लिथुआनिया आपका जो इसका जो है ये राजधानी विनियास हो जाएगा। इसके बाद अल्बानिया का पूछा जा रहा है कि अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया की राजधानी ये आपका जो है तिराना हो जाएगा। इसके बाद जो है माली का जो है राजधानी पूछा जा रहा है, तो माली का आपका जो है ये बमाको हो जाएगा। और जो है लिचेंस्टीन का जो आपका जो है ये बादूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है कूट में देखेंगे तो सी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 9 का देखिए आप लोग। 9 नंबर देखिए। पूछा जा रहा है कि हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश जो है ये किसको पृथक करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपका ए नंबर होगा कि बृहत हिमालय को लघु हिमालय से जो है ये पृथक करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 10 का देखिए आप लोग। 10 में पूछा जा रहा है कि सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का जो है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। ठीक है, ये जो है कितना समय लगता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है 4.2 वर्ष लगता है। ठीक है, कितना लगता है? 4.2 वर्ष लगता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे। 11 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में शामिल था। इनमें से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा में नवरत्न में जो है कौन कौन शामिल था। तो यहाँ कूट दिया गया है, कूट के हिसाब से देखेंगे आप लोग तो यहाँ ए नंबर होगा, यानी कि जो है 1 नंबर धन्वंतरी था। इसके बाद जो है अमर सिंह था, और इसके बाद देखेंगे ये छपक जो था, ठीक है, छपनक था। इसके बाद जो है आपका जो है ये 5 नंबर ये कालिदास थे। ठीक है, ये सभी जो हैं ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये नवरत्न में शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे। 12 का देखिए आप लोग। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की जो है ये खोज की थी, उनमें से एक था कि कौन सा खोज था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें ए और बी दोनों होगा। भूगर्भ वैज्ञानिक और जो है पुरातत्वविद था, यानी कि दोनों ये थे। ठीक है, कौन? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट 13 नंबर का देखिए। गैरिक मृदभांड का नामकरण जो है ये कहाँ हुआ। ठीक है, गौरिक मृदभांड का पूछा जा रहा है कि नामकरण ये कहाँ हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपके जो है ये हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ? हस्तिनापुर, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा क्लियर करेंगे कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण ज़ोर से बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। शुरुआत में हम लोग थोड़ा ज़ोर से ज़्यादा बोल दिए, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा धीरे धीरे ही हम लोग बोलते हैं, तो यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताएंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने जो है लोक कल्याणकारी विभाग की जो स्थापना की थी। ठीक है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी जो है विभाग की स्थापना की थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपका जो है ये फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है ये क्या किए थे, तो जिसे लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की हम लोग पढ़ेंगे। 15 का देखिए आप लोग। 15 का देखेंगे। चलिए 15 का ध्यान देंगे आप लोग। पूछा जा रहा है
पंद्रह में देखेंगे कि 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, 1544 में जो है शेरशाह ने, ठीक है, शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से जो है किस पर अधिकार कर लिया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये जोधपुर को पर जो है ये अधिकार कर लिया था। ठीक है, किस पे, जोधपुर आपका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे 16 नंबर का, देखेंगे कि मुगल सिंहासन पर जो है जहांगीर के सत्तासीन होने, ठीक है, सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपके जो है अब्दुल हसन ने चित्रित किया था। ठीक है, किसने किया था, अब्दुल हसन ने इसको जो है ये चित्रित किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम बढ़ेंगे 17 का, देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर जो है नियुक्त किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है चालुक्य वंश के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे 18 का, देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही स्थिति जो है बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे 19 का, देखेंगे लोकसभा के केंद्र शासित क्षेत्रों का जो है सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है ये कितना हो सकता है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका 20 हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है, 20 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे 20 का, देखेंगे पूछा निम्नलिखित करों यानी कि टैक्स में कौन सा कर जो है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। तो ग्राम पंचायत द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्थानीय मेलों पर जो है कर लगाया जाता है। ठीक है, स्थानीय मेला जो होता है तो उस पर जो है ये टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 21 का, देखिए पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों न जो है ये किया था। ठीक है, क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थक क्यों किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपके जो हैं गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है इसका समर्थन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे 22 का, देखेंगे 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन से क्षेत्र तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको जो है अनारस, बनारस, ठीक है, कौन सा, बनारस, आगरा और लखनऊ आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बनारस, आगरा और लखनऊ, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे 23 का, देखिए आप लोग, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली जो है मुस्लिम महिला जो है कौन थी। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है आपका रेहाना तैयबजी थे, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 24 का, देखेंगे निम्न में से कौन सा जो है हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये रजाकार जो था, ये आपका जो है ये अर्धसैनिक बल था। ठीक है, कौन सा, रजाकार जो है ये अर्धसैनिक बल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के और बढ़ते हैं हम लोग 25 का, देखिए निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो बक्सर की लड़ाई पर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, किस में, ये बक्सर की लड़ाई के बाद जो है अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है ये निर्भर बना दिया था। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे 26 का, देखेंगे पूछा जा रहा है कि साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको जो है ये पाइसीकरण विधि से जो है इसको अलग किया जाता है। ठीक है, किसके कारण से, पाइसीकरण कारण से जो है इसको अलग किया जाता है इसके विधि से। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम बढ़ेंगे 27 का, देखेंगे निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा जो अधिकतम होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है गामा किरणें होगा। ठीक है, कौन सा, तो गामा किरणें जो है ये इसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे 28 का, देखेंगे 28 का, देखिए कि फ्लोरोसिस जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ए नंबर हो जाएगा, पानी में ये फ्लोराइड ये हो जाएगा। तो ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए 29 का देखिए, 29 में देखेंगे आप लोग, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व जो है तंत्रिका तंतु में आवेग संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है सोडियम हो जाएगा। तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर में बढ़ेंगे। संक्रमण पूछा जा रहा है कि संक्रमण में शरीर के किसके सहयोग से लड़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये प्रतीक्षा प्रणाली द्वारा लड़ता है। तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा तबीयत आज सही नहीं लग रहा है, ठीक है, इसके कारण से आज के क्लास को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। कुछ 10-15 क्वेश्चन और बच गया है, ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं। फिर शाम में जैसा होगा आपको जो है करंट का क्वेश्चन हम लोग दे देंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं आपसे विदा।